Now we will discuss making of Indian Constitution. Previous we have discussed the Constitution of South Africa. South Africa में Constitution बनने की जो process थी उसके बारे में हमने read किया. इसमें we will read about the Indian Constitution. To making a constitution of a huge and diverse country was not an easy task. क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और अलग अलग कल्चर के लोग यहाँ रहते हैं, तो सबके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना बहुत मुश्किल का काम था, इजी नहीं था. एंड द कंट्री वाज बोर्न थ्रू अ रिलीजियस पार्टीशन. ये जो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुई थी तो उसमें पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, जो कि एक रिलीजियस पे धर्म के आधार पर किया गया था. एंड अनदर प्रॉब्लम वाज दैट ब्रिटिशर हैड टू लेफ्ट इट ऑन द रूलर ऑफ द प्रिंसली स्टेट दैट दे जॉइन if they wanted to join the India और पाकिस्तान. उन्होंने ये यानी जो हमारे ब्रिटिशर जब हमें छोड़ के गए थे तो उन्होंने ये डिसीजन लेने का फैसला प्रिंसली स्टेट के रूलर्स पे रखा था. यानी जब हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस समय भी यहाँ पर कुछ ऐसे किंगडम थे, कुछ छोटे छोटे राज्य थे जहाँ पर इंडियन रूल कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के अंडर में रूल कर रहे थे. और जाते वक्त ब्रिटिशर्स ने उन रूलर को ये परमिशन दी कि चाहे तो वो इंडिया में रह सकते हैं, चाहे तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं, या चाहे तो वो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं. ये उनकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता था. तो उनके लिए भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना या उनको साथ लेकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना वो एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी थी, क्योंकि फ्यूचर में वो किसके साथ रहे, कैसे रहे, ये डिसाइड नहीं किया जा सकता था. The path to constitution, डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टी, इन सब डिफिकल्टी के बाद भी एक एडवांटेज थी. वो ये थी कि हमें कंसेंशंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, यानी कॉमन सहमति या जो आम कॉमन पीपल से जो जन सहमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम एक बहुत बड़े फ्रीडम स्ट्रगल से गुजरे थे और उस फ्रीडम स्ट्रगल में ही हमने डिसाइड कर लिया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा. इन 1928 में मोतीलाल नेहरू ने अपने कई लीडर्स के साथ एक ड्राफ्टेड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन 1928 में, यानी हमारे इंडिपेंडेंस से पहले ही मोतीलाल नेहरू ने कई लीडर्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रस्ताव पारित कर दिया था. इन 1931 जब कराची सेशन हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस का कराची में जब सेशन हुआ था, तो उसमें भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए कई प्रस्ताव रखे गए थे. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को मान्यता दी गई थी, विच वाज बेस्ड ऑन इक्वलिटी, फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स और द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़. उनमें यानी फ्रीडम से पहले, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली से पहले ही हमारे जो एम थे, हमारे जो लक्ष्य थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें रखनी है, वो सारी पहले से ही क्लियर थी. तो हमें बाद में जन सहमति लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी. इसके अलावा इंडियंस को एक यानी एक्सपीरियंस हो चुका था कि वो ब्रिटिश लेजिस्लेचर में काम कर चुके थे, वहाँ पर कैसे इलेक्शन होने हैं, क्या करना है, ये सब वो देख चुके थे. तो ये भी एक एडवांटेज थी इंडियंस के लिए कि उन्हें ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो चुकी थी. नाउ अदर कंट्रीज से भी, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था उसमें अदर कंट्रीज से भी हम इंस्पायर हुए थे, या अदर कंट्री से इंस्पायर होकर कुछ उनकी बातें भी ली गई थी. जैसे वी वर इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन. we take some ideas from the other countries also. जैसे फंडामेंटल राइट्स का जो आइडिया है वो हमें अमेरिका से मिला है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का जो आइडिया है वो ब्रिटेन से मिला है. तो वो हम ऐसे कई आइडिया है या ऐसी कई एक्सपीरियंस है जो हमें अदर कंट्रीज से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिए हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशन हमारे इंडिया के लिए तैयार किया गया है जो डेमोक्रेटिक वैल्यू पर बेस्ड है. Now we will discuss about the Constituent Assembly in the part 2nd of the chapter Constitutional Design, chapter 2nd of class 9th in political section. After the discussion of the what is constitution, the question is that who wrote our constitution.
Our constitution wrote by a constituent assembly, and the member of the constituent assembly were elected by representative. हमारी कंस्टिट्यूट असेंबली में जितने भी मेंबर थे वो चुने गए थे, यानी हमारे ही रिप्रेजेंटेटिव थे जिनको हम लोगों ने इनडायरेक्टली चुना था. Now, the election of the Constituent Assembly was held on July 1946, and its first meeting was held in December 1946. The Constituent Assembly, who wrote the Constitution for India, had 299 members in it, and our Constitution adopted on 26 November 1949, while it came into effect on 26 January 1950, as we celebrate as a Republic Day of our nation every year. Constituent Assembly जिसमें इलेक्टेड मेंबर थे, उन्होंने हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन लिखा और इसको 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था, यानी इफेक्ट में लाया गया था, जिसको हम हर साल रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं. Now the question is that why should we accept this constitution after more than 50 years? क्वेश्चन ये कि कॉन्स्टिट्यूशन बन तो गया, लेकिन हमें इसको क्यों एक्सेप्ट करना चाहिए जबकि इसको बने हुए इतने साल हो गए हैं. The constitution, our constitution, does not express the views of its member only. It expresses the broad concession of its time. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें ऐसा ही नहीं है कि जितने मेंबर थे ये उन्हीं के विचारों को एक्सप्रेस कर रहा है, शो कर रहा है. ये उस समय की एक कॉमन सहमति को दर्शाता है या एक्सप्रेस करता है. द एक्सपीरियंस ऑफ यानी हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी एक सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि इसमें आज तक यानी इतने सालों के बाद भी, मोर देन 50 years, इतने सालों के बाद भी कोई सोशल ग्रुप या कोई पॉलिटिकल ग्रुप ऐसा नहीं है जिसने इसकी वैधता के बारे में या इसकी उच्चतम यानी इसकी मान्यता के बारे में कोई प्रश्न किया हो या क्वेश्चन बोला हो. No large social group or political group has ever questioned about the legitimacy of the कॉन्स्टिट्यूशन. अब ये सबसे बड़ी एडवांटेज है हमारे लिए कि आज तक किसी ने भी इसकी वैधता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है, तो ऑब्वियसली इसको सब लोग बराबर रूप से मान्यता देते हैं और इसका पालन करते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ इंडिया. ये हमारे ऑल ओवर इंडिया के जो लोग हैं उनको रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो मेंबर थे वो सिर्फ एक एरिया से या एक पर्टिकुलर रीजन से नहीं लिए गए थे, पर्टिकुलर धर्म के नहीं थे. इसमें आवर असेंबली रिप्रेजेंटेड डिफरेंट लैंग्वेज, रेस, कास्ट, रिलीजन, रीजन, ऑल नहीं हर जियोग्राफिकल एरिया से हमारे जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उस समय, जितने भी ब्रिटिश डायरेक्टली कंट्रोल थे यानी ब्रिटिश एम्पायर के डायरेक्ट कंट्रोल में जितने भी राज्य थे उन सब के रिप्रेजेंटेटिव इसमें आए थे, जो अलग अलग एरिया से थे, अलग अलग कल्चर के थे, अलग अलग भाषा बोलने वाले थे. उन सब ने मिलकर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बनाया है. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और फाउंडर माने जाते हैं. ही इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. उन्होंने इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी कई मीटिंग ली गई, हर स्टेप को क्लोज बाय क्लोज डिटेलली इसमें एक्सप्लेन किया गया. ईच एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड. नाउ इट मीन्स इसकी जो वैधता है वो मान्य है और सब लोग इसको अच्छे से फॉलो करते हैं. Now our topic is guiding values of the Indian Constitution. Guiding value means हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस कंसेप्ट के साथ, किस
वैल्यूज़ किस प्रिंसिपल्स के साथ बनाया गया है, फ्रेम किया गया है, उसके बारे में हम रीड करेंगे. What are the exact provision of the Constitution on the different subject? अलग अलग सब्जेक्ट पर, अलग अलग मुद्दों पर क्या कंसेप्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन बना है, उसके बारे में रीड किया जाएगा. This is called philosophy, the fundamental principle. किस रूल्स के साथ इसको फॉलो किया गया है. To know about the philosophy of the Constitution, we can to learn the philosophy of the Constitution, we can use the two way. One, एक वो जिससे हम अपने जो लीडर थे, हमारे जो फ्रीडम स्ट्रगल, हमारे जो लीडर्स थे, उनके व्यूज़ को अगर हम जानें तो हमें इसकी फ़िलॉसफी के बारे में पता चल सकता है. और दूसरा रास्ता ये है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई प्रियम्बल को पढ़ें, यानी इसके आगे जो प्रस्तावना दी गई है, अगर हम उसे रीड करते हैं तो भी हम इसकी फ़िलॉसफी को जान सकते हैं. सो देयर इज़ टू वे टू नो अबाउट द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. One is to know the view of our leader, and second is to read the preamble of our constitution. These are the two way to know about the philosophy of the constitution. Now the topic is the dream and the promises. जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के जो मेंबर थे, उनमें हमने महात्मा गांधी का नाम, जो उस समय फ्रीडम स्ट्रगल या हमारे पिता कहलाते हैं, राष्ट्रपिता कहलाते हैं, उनका नाम हमने नहीं सुना. ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, बट his vision was followed by the many person who were the member of constituent assembly. यानी उनके जो थॉट थे, उन्होंने डायरेक्टली constituent assembly में पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उनके जो व्यूज़ थे, उनके जो थॉट थे, वो कई लोगों को इंस्पायर करते हैं जो कि उस समय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर रहे हैं. तो उनके जो विचार थे वो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में रखे गए. किसके थ्रू? जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पार्ट लिया था. गांधी जी ने अपनी एक बुक लिखी थी यंग इंडिया इन 1931 में. उनमें उन्होंने अपने व्यूज़ रखे थे. उनका कहना था कि जो इनइक्वालिटी है समाज में, जैसे जो सबसे पुअरेस्ट पीपल हैं, सबसे पिछड़े हुए लोग हैं, उनको हमें आगे लाना है, उनको आगे बढ़ाना है ताकि लोग इक्वलिटी के साथ समाज में रह सके. ये उनकी मान्यता थी. लेकिन other important name in the Constitution Assembly was that डॉक्टर भीमराव अंबेडकर. भीमराव अंबेडकर भी इनइक्वालिटी के खिलाफ लड़ना चाहते थे, लेकिन उनकी जो सोच थी, उनके जो लड़ने का तरीका था, वो महात्मा गांधी से बिल्कुल अलग था. उनका मानना था कि अगर हमें पिछड़े हुए लोगों को आगे लाना है तो उन्हें हमें कुछ एडवांटेज देनी होगी. एडवांटेज मतलब उन्हें कुछ नया, यानी कुछ लाभ देना होगा ताकि वो आगे आकर काम कर सके. इसीलिए जो रिजर्वेशन दिया जाता है, आज हम जो आरक्षण सुनते हैं, वो भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिया गया एक इम्पॉर्टेंट स्टेप था जो कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया. तो अलग अलग विचारधाराएं थी जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया गया था उसमें रिप्रेजेंट होती है या हमें दिखाई देती हैं. नाउ वी विल डिस्कस द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के उन फंडामेंटल प्रिंसिपल, उन बेसिक रूल्स के बारे में जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं. सॉवरेन मीन्स people have the supreme right to take decision on the internal as well as external decision. No external power can dictate the government of India. यानी हम जो अपने निर्णय, इंडिया अपने खुद के निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में सक्षम है. हमारे एक्सटर्नल, बाहरी या अंदर के मामलों में किसी भी दूसरे देश को बोलने की अनुमति नहीं दी गई है. नाउ सेकंड इज सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स our constitution try to reduce the gap between rich and poor by giving the equal opportunity to its citizen. सोशलिस्ट मतलब हमारे जो अमीर और गरीब का भेद है उसको मिटाने की कोशिश की जाती है, हर लोगों को, हर सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे करके. The third is secular. Secular means the citizens of India are free to follow any religion of their choice. वो अपनी चॉइस से किसी भी धर्म को मानने के लिए फ्री हैं. वो अपने धर्म से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसको
आगे बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। नाउ द वर्ड इज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मीन्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द पीपल। हर लोग, हर सिटीजन को उसमें इलेक्शन का या वोटिंग पावर दी गई है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया गया है जिसके थ्रू वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जस्टिस means citizen of India cannot be discriminated on the basis of caste, class, gender, sex and on the basis of birth of place। किसी भी रूप में इंडिया के सिटीजन को डिस्क्रिमिनेट या उसके साथ असमानता नहीं की जा सकती है। नाउ द वर्ड इज liberty। Liberty is there is no unreasonable restriction on the citizen on to express their views or their freedom। Liberty means unnecessary act, बिना किसी कारण के किसी भी सिटीजन पर कोई बाउंडेशन या कोई लिमिटेशन नहीं लगाई जाएगी अगर कोई रीज़न ना हो तो। Now the republic means the head of the government is elected by the people। There is no hereditary ruler in the country। रिपब्लिक मतलब यहाँ पर कोई भी जो हमारा हेड है गवर्नमेंट का या इंडिया का वो वंशानुगत नहीं होता है बल्कि इलेक्टेड होता है, जो पीपल उसको इलेक्ट करते हैं। इक्वलिटी मीन्स ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के आगे हम लोग सब समान हैं। एंड फ्रेटर्निटी मीन्स ऑल ऑफ अस शुड बिहेव एज वी आर द फैमिली। मीन्स द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे की भावना को बढ़ाना, यानी हम सब भाई बहन हैं इस हिसाब से, यानी देश में भाईचारे की भावना बनी रहे ये कोशिश करना। सो दिस इज द फिलॉसफी जो हमारे प्रियम्बल में भी शो की गई है। प्रियम्बल Constitution begin with the short statement of its basic value। Our Constitution start with the short statement of their basic values called preamble। हमारे Constitution start होने से पहले एक short statement दिया गया है जिसमें उसके सारे रूल, सारे उद्देश्य लिखे गए हैं जिसको preamble या प्रस्तावना बोला जाता है। Now our topic is institutional design। Our constitution is not a merely the record of values and philosophy। It is a long and detailed document which is need to be amended to keep it updated। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत बड़ा है और डिटेल डॉक्यूमेंट है, तो ज़रूरत है उसको कि उसको टाइम टू टाइम अपडेट किया जा सके ताकि जो चेंजेस आए हैं समाज में, जो चेंज आ रहे हैं या लोगों की ज़रूरत के हिसाब से या चेंजिंग सोसाइटी के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट लाया जा सके या चेंजेस लाए जा सके। तो ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैटिक या बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। अगर ज़रूरत है तो इसमें अमेंडमेंट लाया जा सकता है या चेंजेस लाए जा सकते हैं।